तो आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। राष्ट्रवाद मतलब देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या देश में वो सोच बड़ी हो रही है जिससे देश में नफरत की दीवारें खड़ी हो रही हैं? सवाल है कि क्या देश के मुसलमानों को उनका रहनुमा बनने वाले कुछ नेता भड़का रहे हैं? पहले हिजाब के नाम पर तो अब लाउडस्पीकर के नाम पर क्या मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है? राष्ट्रवाद की बहस आज इसी मुद्दे पर। इस देश में सबसे बढ़कर अगर कुछ है तो वो है देश का संविधान। इससे ऊपर कुछ नहीं, इसके ऊपर कोई नहीं। लेकिन बीते दिनों लाउडस्पीकर का मुद्दा सबसे ज्यादा जोर शोर से उठा। एक तरफ उत्तर प्रदेश है जहां पर मंदिर हो या मस्जिद बगैर किसी शोर शराबे के लाउडस्पीकर उतर गए। पूजा स्थलों से उत्तर प्रदेश में 45,773 लाउडस्पीकर उतारे गए, जबकि 58,861 लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो काम मुख्यमंत्री के सिर्फ एक आदेश भर से हो गया, समझिए सिर्फ एक आदेश भर से, लेकिन दूसरे राज्यों में यह मुद्दा बना हुआ है। कल अलविदा की नमाज थी, तब जयपुर में ऐसी तस्वीरें नजर आई जहां पर मस्जिदों के बाहर सड़कों पर लाइन से लाउडस्पीकर्स लगे हुए थे। सड़कों पर नमाज अता की जा रही थी और यह सब कुछ राजनीति का मुद्दा बन रहा था। आपने राजस्थान की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश, यहां की बात हुई, लेकिन दो राज्यों का हाल तो आपने बताया जाना। उत्तर प्रदेश जहां पर धर्म गुरुओं के साथ साथ प्रशासन के तालमेल, आपसी सद्भाव से लाउडस्पीकर्स मुद्दा नहीं बनता। लेकिन राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर सरकार और प्रशासन मुसलमानों को उनकी मर्जी चलाने देता है और ये पूरे देश की सच्चाई है, आप समझिए। लेकिन मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ नेता ये साबित करने में लगे हैं कि मुसलमानों के साथ देश में अन्याय हो रहा है। सुनिए जरा। हम कभी भी नबी के गुलामों के गुलाम हैं। हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सबर से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के सामने तकरीर करते करते जुल्म के जरिए में मिटाने की कोशिश की जा रही है, ये कहने लगे। कर्नाटक में हिजाब पर फैसला हाई कोर्ट ने दिया था। क्या असदुद्दीन ओवैसी इसे जुल्म कह सकेंगे? लाउडस्पीकर की अगर बात हम करें तो लाउडस्पीकर पर भी फैसला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का है। क्या असदुद्दीन ओवैसी इसे भी जुल्म कह सकेंगे? दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो हिंदू और मुसलमान दोनों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला। ये मामला देश की कोर्ट में भी है। फिर मुसलमानों के नाम पर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? असदुद्दीन ओवैसी तो ओवैसी, लेकिन दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी की मुसलमानों के सामने तकरीर का भी एक हिस्सा सामने आया है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। और कितने मसले मसाइल घरों को उद्बोधन करे एक परिंदा अगर उसके घोंसले को आप उजाड़े तो वो भी नहीं मारता और ये कोशिश करता है कि मेरे आशियाने को, मेरे घोंसले को कोई न उजाड़े। यहाँ तो आज सावधानी करें। रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, हिंदू थे उनको पता। मैं देख रहा था टीवी पर 1977 में 1977 में जिसकी दुकान का या मकान का लॉन्चिंग हुआ वो कावत भी इतने कामगार को देख लो
ये जिस तरह की बयानबाजी है ये सिर्फ राजधानी दिल्ली या हैदराबाद तक सीमित नहीं है, न राजस्थान तक, बल्कि कश्मीर में भी इसकी आवाज सुनाई देती है। कश्मीर के अब्दुल्ला तो मुसलमानों के नाम पर एक और कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कश्मीर का राग एक बार फिर से अलाप दिया। आपको सिर्फ हमारा माइक खड़कता है, आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है, आपको सिर्फ हमारा नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है, बाकियों पे आपको कोई एतराज नहीं। ये एक नफरत यहाँ डाली जा रही है। और मैं फिर इस बात पे आता हूँ ना, ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमने जब इल्हाक किया था, हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नज़रिए से देखा जाएगा। हमें ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें ये कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। तो सुना आपने यहाँ पर किस तरह से बयानबाजियां एक के बाद एक सामने आ रही हैं। राष्ट्रवाद में आज का सवाल समझिए, क्या कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक विपक्ष नफरती संवाद कर रहा है? क्योंकि जो बयानबाजियां हो रही हैं उससे तो यही लगता है। क्या मुस्लिम विक्टिम कार्ड तुष्टीकरण का अब नया दांव है? मुस्लिमों के नाम पर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ में राष्ट्रवाद में बड़ा पैनल मौजूद होगा मेहमानों का, उनसे आपको मिलवा देते हैं। गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ में, इफ्रा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता है मेरे साथ में मौजूद है, मौलाना अली कादरी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पवन अंबेडकर AIMIM की तरफ से मेरे साथ में। आप सभी का बहुत स्वागत है। जल्द ही कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमें शामिल हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा पवन अंबेडकर जी आपसे। असदुद्दीन ओवैसी, इतना देखिए कितना खूबसूरत ये पूरा महीना है, पाक महीना है रमजान का, इस बीच मोहब्बत लुटाने की जगह आखिर क्या कहना चाह रहे हैं? उनके इन बयानों को लेकर क्या कहेंगे? इतने नफरती बोल। बिल्कुल नहीं, नफरती बोल नहीं है, दिल का दर्द है जो बयां हो रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि इस देश में जब अमन और शांति की हम बात करते हैं तो इस देश में कौन से लोग हैं जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये महीना जो है पवित्र महीना है रमजान का। तो इस रमजान के महीने में किन लोगों ने कहा कि मंदिरों में लाउड स्पीकर बजेगा, हनुमान चालीसा होगा? किन लोगों ने शुरुआत की है? आपको इसे देखना पड़ेगा। हम आज ये बयां कर रहे हैं, हम अपनी बात ये रख रहे हैं कि इस देश में जो संवैधानिक अधिकार इस देश के हर एक नागरिक को मिलना चाहिए, तब वो संवैधानिक अधिकार नहीं मिले हैं। इस देश में धर्म की राजनीति, जो नफरत की मुझे एक बात बताइए पवन अंबेडकर जी, अगर यही रूल या फिर इसी तरह के अगर निर्देश आते हैं उत्तर प्रदेश में तो बहुत शांतिपूर्वक सभी धर्मों के लोग उस बात को स्वीकार करते हैं, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में? वो भी सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है, वहां पर भी अल्पसंख्यकों की संख्या काफी ज्यादा है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती। वहां पर जब आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा नजर आता है तो उसमें भी लोगों को दिक्कत नजर आती है। नहीं, कोई आपसी प्रेम और भाईचारा नहीं है, नहीं ये भय बनाया गया है। ये भय है। आज इतना उत्तर प्रदेश में भय है कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति या जो बेरोजगार है वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके हक और अधिकार को छीना जा रहा है, वो अपने हक और अधिकार को नहीं मांग पा रहा। इतना खौफ उत्तर प्रदेश में बनाया गया। उत्तर प्रदेश में एक खौफ है कि आज खौफ किसके लिए है? खौफ किसके लिए पवन जी? खौफ इस देश में सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये खौफ 1925 से बनाया गया। ये खौफ कांग्रेस के द्वारा बनाया गया, जिसने 1925 में एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जो विचारधारा आज पूरी चरम सीमा पर है। पवन जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, खौफ किसके खिलाफ आपको नजर आता है? उत्तर प्रदेश में तो मंदिरों से भी इसी तरह से लाउड स्पीकर हटाए गए, मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर हटाए गए, वहां पर तो एक ही जैसी समरसता नजर आती है। फिर किस चीज में खौफ आपको नजर आता है? आप नैना जी देखिए कितनी सही बात है। मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारे गए, इसका मतलब है कि मंदिरों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता था, मंदिरों से आवाजें आती थी, मंदिरों से 24 घंटे आवाजें आ गई। ये आपका जो स्टेटमेंट है ये आपके ही विरोध में जा रहा है। आप ये कह रहे हैं मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारा गया, इसका मतलब है मंदिरों से आवाजें आती थी,
मंदिरों से 24 घंटे आवाज ही आती थी। मुझे एक बात 5 समझ में नहीं आती पवन जी, हाँ पवन जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कार्रवाई जो हो रही है वो तो एक बहुत सामान्य रूप से और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है? क्यों विक्टिम कार्ड एक तरह से विक्टिम बनते हुए उस चीज को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नैना जी, विक्टिम कार्ड अब खेल नहीं रहे हैं, विक्टिम हमें बनाया जा रहा है। इस देश में दोहरा नागरिकता की जो बात कही जा रही है, विक्टिम हमें बनाया जा रहा है। इस देश में मुसलमानों को ही नहीं, आपने पटियाला में जिस तरह की घटना को देखा, सिखों के ऊपर भी अत्याचार हुए हैं। क्या किसी सरकार ने या किसी जुडिशरी ने शिवसेना को, बजरंग दल को या अन्य वीएचपीओ को सर्टिफिकेट दे दिया क्या कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए? शिवसेना के पास लेकिन जब अगर राजस्थान में होता है, राजस्थान में वो आपको चीज सही नजर आती है। मेरे साथ में अभी बीजेपी प्रवक्ता नहीं जुड़ पाए, उनको जल्दी कनेक्ट करेंगे। मुझे लगता है आपके सवालों का जवाब उनसे हम बेहतर तरीके से लेंगे। लेकिन मौलाना अली कादरी जी, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी, कितना खूबसूरत रमजान का मौका है जब आपसी भाईचारे की तस्वीर नजर आती है। और ये सोचिए, अलविदा की नमाज के वक्त जब तकरीरें पढ़ी जाती हैं, एक अच्छी दुआएं की जाती हैं, उस दुआ के मौके पर अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जहां से लोग आपको संदेश देते हुए सुनते हैं और वहां से नफरती बोल अगर सामने आते हैं, ये नहीं, इसे क्या कहें? मैडम सुनिए, आप अब यहाँ पर दो बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपके साथ में वो आपके चैनल के जरिए शेयर करना चाहूंगा जी। योगी जी ने जब लाउड स्पीकर यूपी में मस्जिद और मंदिर से निकाले तो हमने उस इक़दाम के, उस स्टेप का स्वागत किया। कहा कि भाई यहाँ पर मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए एक ही कानून है। योगी जी ने अच्छा काम किया, हमने उसको काफी सराहा है जी। लेकिन कल जो अलविदा जुमे की जो नमाज थी, हाँ। उसमें जो मस्जिद के बाहरी हिस्से में नमाज नहीं पढ़ना दिया गया और एक एक मस्जिद में दो दो जमातें करवाई गई जी। अब मेरा एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से है कि जब कभी कोई मंदिर के पास हम देखते हैं कि फ्राइडे हो या थर्सडे हो जी, काफी लंबी लंबी कतारें रोड पर निकल जाती है, दर्शन के लिए आती है, वक्त है, जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए और ट्रैफिक हडल आता है जी, तो क्या अब वो कतारों को खत्म कर दिया जाएगा यानी कतारें बनेगी? ये मेरा एक सवाल है। देखिए मैडम, हम हर अच्छे काम की तारीफ करेंगे और जहां पर हिटलर शाही चलेगी उसकी हम मुखालिफत करेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो सही है, वो जायज है? और वही दूसरी तरफ जिस तरह से पवन जी कह रहे हैं कि भाई भय बनाया जा रहा है, कोई आपसी प्रेम नहीं है उत्तर प्रदेश में, कोई आपसी भाईचारा इस देश में नहीं है, ये सिर्फ भय है। जो अभी तक जो आपसी भाईचारे की तस्वीर नजर आती थी वो सिर्फ डर की वजह से आती थी। ना मैं तो हैदराबाद ही रहता हूँ मैडम, और आपने जो ओवैसी साहब की जो स्पीच का जो हिस्सा सुनाया है उससे पहले उन्होंने उन पर जो फायरिंग हुई थी ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन ऑफ इन यूपी, उस वक्त के वाक़े को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि हम मौत से नहीं डरेंगे, हमें कोई नहीं डरा सकता। लेकिन अब ये तो मीडिया का कमाल है कि एक लाइन जो मतलब की होती है वो निकाल ली जाती है और उस पर काम किया जाता है। नहीं, लेकिन मौलाना साहब, आपको ये चीज भी समझना चाहिए, इस पूरे वाक्य का सार भी उन्होंने, मैं आपको वही बता रही हूँ, उनका कई घंटों का जिस तरह से उनका ये पूरा भाषण था उसमें ज्यादातर हिस्सों को आप सुनेंगे तो इसी तरह की भाषा थी। बीजेपी से के शर्मा भी इस समय मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी, AIMIM के प्रवक्ता पवन अंबेडकर हो या फिर जो तमाम लोग हैं, उनका कहना है भाई उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है ना वो आपसी प्रेम नहीं है, वो सिर्फ भय है। आप डराते हुए इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, लाउड स्पीकर की आवाज कम करवा रहे हैं। देखिए नैना जी, भय तो जो है वो इन तरह के जो कट्टरपंथी लोग हैं और ये MIM हो या विपक्षी दल हो, इनको ये भय सता रहा है। और ये भय क्यों सता रहा है? क्योंकि दो उदाहरण बहुत स्पष्ट सामने आए। इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में पड़ गई है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, आपने उसमें देखा कोई कसर नहीं छोड़ा था ओवैसी ने और विपक्षियों ने। जिस स्तर तक सांप्रदायिक बातें कर सकते थे उसकी कोई सीमा नहीं छोड़ी, सब कुछ किया, लेकिन जनता ने जवाब इनको दिया। उसमें हिंदू भाई भी है, उसमें मुसलमान भाई भी है। अब खतरा क्या है? खतरा ये है कि जब ये कहा गया, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था,
शायद अंबेडकर जी को न पढ़े नहीं है या उनको जानकारी नहीं है जी। और ये आदेश अभी का नहीं है, 2006 का आदेश है। इसको इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो योगी जी ने सबसे बात किया, वो दोनों समुदाय से बात हुई। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दोनों, मैं तो खासकर मुस्लिम वर्ग के जो बुद्धिजीवी वर्ग है मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सारे चीजों को समझा और उनको समझ ये आया कि नहीं बिल्कुल सही, हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए, हमें उसके साउंड को कम करना चाहिए और यदि एक्स्ट्रा माइक लगा है तो वो भी हटाना चाहिए। हिंदू समाज के लोगों ने भी माना कि हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको कम होना चाहिए और इसलिए 22,000 से ज्यादा माइक जो है वहां से उतारे गए लाउड स्पीकर, और उतार के दोनों समुदाय ने अपील किया। और क्या अपील किया? ये भी अपील किया कि सड़कों में नमाज ना हो। ये अपील कौन कर रहे थे? ये अपील कर रहे थे मुस्लिम धर्मगुरु कर रहे थे और उस बात को उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाइयों ने ससम्मान लिया और उस चीज को निभाते हुए कि ये कोई आवश्यक नहीं, हम चाहे तो 2 बार भी नमाज पढ़ सकते हैं और पढ़ा जाएगा और पढ़ के कल दिखाया। अब इनकी समस्या ये बन गई कि इस घटना के बाद ओवैसी को जो कट्टरपंथी जो मुस्लिम जो वोट बैंक जो बनाना वो चाहते थे और जो भड़काते हैं मुसलमानों को, भाइयों को, और फिर उसके बाद उनको जो है 2 गुट में बांटते हैं। अब वो काम उनको लग रहा है कि ये तो कठिन हो जाएगा क्योंकि वहां तो जो समाज है वो समाज, मुस्लिम समाज इस चीजों को कह रहा है कि भाई जो कानून है उसको माना जाएगा। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शर्मा जी वो भी उन्हें इसमें भी भाईचारा आपसी प्रेम नजर नहीं आएगा, इसका विकास होता है। जी पवन जी भी कुछ कह रहे हैं। जी पवन शर्मा जी जो कह रहे हैं कट्टरपंथ और वोट बैंक की बात कर रहे हैं, कट्टरपंथ इनके अंदर है। जब ये कहते हैं 80 बनाम 20 तो 80 बनाम 20 जब ये कहते हैं तो इनके अंदर कट्टरपंथ है। जब ये कहते हैं कि हम मुसलमानों का वोट नहीं लेंगे तो ये सबसे बड़ा कट्टरपंथ है। 80 बनाम 20 अगर आप यहाँ पे जिक्र करें तो आपको वो वाक्य और वो परिभाषा भी याद होगी पवन जी। 80 बनाम 20 किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था? किस मुसलमान को इन्होंने जो है टिकट दिया, आप मुझे बताइए। ये सबसे बड़ा कट्टरपंथ है। पवन जी, योगी आदित्यनाथ का आपने 80 बनाम 20 सुना? झारखंड के मुख्यमंत्री का 80 बनाम 20 सुना है आपने? करते हैं, हमने अधिकारों की बात कही, नहीं नैना ने जी, हम संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। हम जब पवन जी, अब तो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। हाल ही में जो जिस तरह से झारखंड के मंत्री का बयान आया 80 बनाम 20, वो तो आपने सुना नहीं होगा। उसकी परिभाषा तो आपको बहुत प्यारी लगती होगी। ना, मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में के शर्मा जी कह रहे हैं कट्टरपंथ की बात कर रहे हैं, वोट बैंक की बात कर रहे हैं। कट्टरपंथी आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नजर आती है, राजस्थान में नजर नहीं आती, झारखंड में नजर नहीं आती और किसी राज्य में नजर नहीं आती। शर्मा साहब से पूछिए उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में कितने मुसलमानों को इन्होंने टिकट दिया? क्या ये कट्टरपंथ नहीं है? क्या इस देश में पवन जी मुझे एक बात बताइए, अभी आप भय की बात कह रहे थे, जब ये बताया गया कि भाई आदेश तो है सुप्रीम कोर्ट का, तब आप चुनावों की तरफ चले गए। ऐसा नहीं होता ना, आखिर आपको इस चीज को लेकर तो समझना होगा। मैं जरा अपने दूसरे जो मेहमान है उनका भी रुख कर लेती हूँ। आशुतोष वर्मा जी, उत्तर प्रदेश में अब तो आपसी भाईचारा है। आपने इस तरह की तस्वीर पहले कभी देखी कि कितना प्रेम के साथ में एक सामंजस्य बैठाते हुए एक आदेश का सभी धर्मों ने पालन किया? ये तो स्वागत योग्य है, आप मानते हैं क्या? देखिए नेहा जी, पहले तो अगर स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए और जो कोर्ट के आदेश के हिसाब से है तो लाउड स्पीकर का हटाना एक स्वागत योग्य कदम है, मैं मानता हूँ। लेकिन जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के अनुसार ये काम हुआ है और होना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से और भी आदेश हैं, संविधान के बहुत से और आदेश हैं, लेकिन अचानक जब महाराष्ट्र में ये लाउड स्पीकर का काम जहाँ पे विवाद शुरू हुआ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी को समझ में आता है कि साउंड की पॉल्यूशन कितना ज्यादा हो रहा है और अचानक वो साउंड के ऊपर काम करना शुरू कर देते। चलिए, हम विपक्ष होकर इसका स्वागत। लेकिन आपका जो सवाल है, क्या विपक्ष जो है मुसलमान को विक्टिम कार्ड खेल रहा है, क्या भड़का रहा है, तो मैं इसका जवाब आशुतोष जी, चलिए मानते हैं कि थोड़ा देर से सारी चीजें हुई, लेकिन जो जिस तरह से कदम उठाए गए उसको जब लागू किया गया उसमें तो कोई भेदभाव नहीं हुआ ना? मैडम, थोड़ा देर से नहीं, 5 साल सरकार खत्म हो चुकी थी और 2006 का ये 16 साल बाद इनको याद है। और ठीक अगले दिन जिस दिन महाराष्ट्र में ये विवाद हुआ, आशुतोष जी शायद भूल गए, आपकी भी तो सरकार थी। तो हम तो कह रहे हैं ना, जिन्होंने जो इसका ठेका ले रहे वो उसके बारे में बता रहा हूँ ना, हमने तो ठेका नहीं लिया था ना इसका। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी। आशुतोष जी, आप शायद अभी भी नहीं समझ रहे, ठेका लेने की बात नहीं, कोर्ट का आदेश था।
कोर्ट के आदेश का भी अगर पालन होता तो बहुत सहजता के साथ में हुआ, इसे तो आप स्वीकार करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो अच्छा काम है उसको क्या प्रॉब्लम है? ना हिंदू समाज को परेशानी ना मुस्लिम समाज, परेशानी उनसे है जो इस देश में खाई बना के काम करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। 6 दिसंबर बाबा साहब की पुण्यतिथि होती है, संविधान की हम लोग शपथ लेते हैं, उनकी बात करते हैं। और पिछले साल 6 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री जी ने वहां गए पुण्यतिथि के कार्यक्रम पे, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली कि संविधान की रक्षा करनी चाहिए, संविधान सम्मत होना चाहिए और ये देश संविधान से चलेगा। और जैसे कि आजकल के लोग राजनीति नेटफ्लिक्स और अमेजॉन के हिसाब से टेक्निकल होते हैं, वैसे नीली शॉल पहन के पहुंचे वहां पे, उन्होंने बोला। और फिर जब वो काशी जाते हैं तो भगवा रंग बोल के, भगवा कपड़े पहन के अलग अंदाज में दिखते। ठीक जिस दिन उन्होंने ये भाषण दिया, 12 दिन बाद उसी दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में एक ऑडिटोरियम, स्थानीय ऑडिटोरियम में हिंदू युवा आवानी का एक प्रोग्राम, और उसमें कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सौगंध खाते हैं, और उसके लिए मरने के लिए तो हम लोग जो है सौगंध खाते हैं, चाहे कुछ भी करना। ये हिंदू युवा वाहिनी का प्रोग्राम हुआ। आशुतोष जी, क्या इसके पहले इस तरह की बयानबाजियां आपने कभी नहीं सुनी? ऑनेस्टली बताइएगा। क्या चीज? क्या इस तरह की बयानबाजियां आपने पहले नहीं सुनी? और पहले तो कभी कुछ बयानबाजियां होती थी, उसके बाद में तो उत्तर प्रदेश में दंगे हो जाते थे। उत्तर प्रदेश में दंगे हो जाते थे आशुतोष जी, हिंसा की कई तस्वीरें नजर आती थी। अरे आप तो बात, लेकिन पिछले 5 सालों में कितनी हिंसक तस्वीरें उत्तर प्रदेश में नजर आई, कितने दंगे आपने देखे, और किसी आदेश का पालन कराने के लिए इतनी सहजता आपने आज इसके पहले उत्तर प्रदेश में कब देखी थी? अरे के शर्मा जी को कुछ बोलने दीजिएगा ना, कि आप ही बोलेंगी? हमको मैं तो नहीं, मेरा के शर्मा जी जवाब देंगे, मेरा काम है सवाल पूछना। मैं सवाल पूछूंगी आपको, तो आपको उसके हिसाब से जवाब देना ले रही हो नेहा जी। आप तो मेरी बात को काट रहे हो, पहले सुन तो लीजिए पूरा जी, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। और उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस प्रोग्राम में बड़े बड़े नेता थे, दिग्गज नेता लोग, जो आज भी उत्तर प्रदेश की जो है कुछ लोग उसमें मंत्री भी बन गए हैं। और उसमें एक टीवी चैनल के चीफ एडिटर भी थे, जो हाथ खड़ा करके शपथ ले रहे थे। सबकी शपथ ली, लेकिन संविधान की शपथ नहीं ली। ये वही व्यक्ति है जिसने जब पिछले 2020 में यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो एक यूपीएससी जिहाद के नाम से एक सीरीज चलाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कतई तर्कसंगत नहीं है और हिंदुस्तान के संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ है, इसको तुरंत रोका जाए। प्रधानमंत्री ने भी इसको रोका। लेकिन ऐसे लोगों के ट्विटर पे, ऐसे लोगों के फेसबुक पे प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं और चलते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम भारतीय जनता तो ये शिकायत है आपको, ये शिकायत है आपको ये शिकायत नजर नहीं आती जिस तरह से बयानबाजियां करके हिंसक बयान दिए जाते हैं, भावनाएं भड़काई जाती हैं। इफ्रा जान भी मेरे साथ में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता है। इफ्रा जान, जिस तरह से अभी देश में माहौल है, उसमें कहा जाए कि आपकी पार्टी के जो सीनियर हैं वो भी कूद पड़े और एक बार फिर से कश्मीर राग अलाप रहे हैं। जिस तरह की अभी परिस्थितियां, कश्मीर में भी कितना खूबसूरत माहौल है, लेकिन वहां पर भी दिक्कत नजर आती है क्या? देखिए, पहली बात तो मुझे उम्मीद है आप मुझे वैसे ही बोलने देंगी जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलना दिया, बिना टोके हुए। पहली बात आप यहाँ पर भी विक्टिम कार्ड, ये तो गजब है, यहाँ पर भी विक्टिम कार्ड। मुश्किल है जी। अभी भी नहीं बोलने देंगी? अब बोल लूं मैडम? अब बोलने दे दीजिए प्लीज, ठीक है ना? तो पहली बात, जी देखिए, पहली बात आप कहती है नफरत का भाषण। नफरत का भाषण जब दिया जाता है तब नफरत फैलाई जाती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा हम इस नफरत की लड़ाई जो है इससे हम सब्र से लड़ेंगे, वो नफरत का भाषण नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला कि हमारे देश में हर मजहब को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वो मजहब का भाषण नहीं है, वो नफरत का भाषण नहीं है। नफरत का भाषण तब होता है जब बीजेपी के उत्तर प्रदेश के एमएलए कहते हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया की ही हेडलाइन है, मुस्लिम्स डिड नॉट वोट फॉर अस, बुलडोजर्स विल नाउ रन फास्टर। मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया, अब बुलडोजर उनके घरों पे तेज चलेंगे। तब नफरत फैलती है। नफरत तब फैलती है मैडम, आज कर्नाटका में एक ऑर्डर आया है कि जिन लोगों ने, कट्टरपंथ टेररिस्ट लोगों ने गौरक्षक मामलों में हत्याएं की है, हिंसा की है, उन पे सारे केसेस कर्नाटका की सरकार वापस लेगी। नफरत तब फैलती है। नफरत तब फैलती है जब हम वीडियोस देखते हैं जहां हजारों की तादाद में लोग इलीगल वेपन्स लेके मस्जिदों के सामने डीजे बजाते हैं, डांस करते हैं। नफरत तब फैलती है जब पुलिस ये सवाल नहीं करती कि क्या इनके वेपन्स लीगल है,
नफरत तब फैलती है जब पुलिस उनको नजरअंदाज करती है और बुलडोजर उन लोगों के घर पे चलाती है जिन लोगों के घर के सामने डीजे बजा होता है। स्टेट जब एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट करना शुरू करती है तब हमारे देश में नफरत फैलती है। हमने इतने सारे बयान स्वामी नरसिम्हानंद के देखे और आज क्या हुआ, स्वामी नरसिम्हन खुला घूम रहे हैं, पुलिस को धमकी दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने, वीएचपी के लोगों ने दिल्ली पुलिस को धमकी दी और दिल्ली पुलिस ने उठा के वीएचपी के लोगों को खुला छोड़ दिया धमकी देके। आज इस तरह का गुंडा राज हमारे देश में चल रहा है। जी। नफरत तब फैलेगी जब आप गुंडाई लोगों को, नफरती लोगों को, एक्सट्रीमिस्ट इस तरह के लोगों को खुला छोड़ेंगे, पुलिस की कार्रवाई उन पे नहीं करेंगे और जो विक्टिम्स होते हैं उनके घरों पे बुलडोजर चढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में तो एक आदमी था, दोनों हाथ कटे हुए थे और पुलिस ने उस इंसान के ऊपर स्टोन पेल्टिंग का केस दायर कर दिया। भाई जिसके दोनों हाथ कटे हैं वो स्टोन पेल्टिंग कैसे करेगा? और उन्हीं के घर पे, उसी इंसान के घर को डिमोलिश कर दिया, बोला कि इस आदमी ने, मुसलमान इंसान ने स्टोन पेल्टिंग की थी। तो ऐसे माहौल में मैडम नफरत फैलती है। इफ्रा जान जी, अब आपकी बात पूरी हो गई और आप नाराज ना हो तो मैं भी आपसे अभी इस बात पे सवाल पूछ लूं। आप अब तो खुश होंगी कि आपको पूरा आपने आपको बोलने का पूरा मौका दिया। नफरत तब फैलती है जब असदुद्दीन ओवैसी जुल्मों की बात करते हैं कि जुल्म ढाया जा रहा है। किस पर जुल्म ढाया जा रहा है? नफरत तब फैलती है, सुनिए मेरी बात, अब नफरत तब फैलती है जब अगर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता है तो उसमें सिर्फ एक पक्ष उनको नजर आता है। जहांगीरपुरी में आप जानती है किस किस के घर पर बुलडोजर चला है, किस किस की दुकान पे बुलडोजर चला है, आप जानती है। लेकिन सिर्फ एक तरफ से अगर विक्टिम कार्ड खेला जाता है, नफरत तब फैलती है। अब आपको भी सरकारी आंकड़े बताती हूँ, सुनिए जरा। नफरत तब फैलती है जब लोगों को अगर बरगलाया जाता है। इफ्रा जान जी, नफरत तब फैलती है जब बरगलाया जाता है। आप अगर योजनाओं की बात करती हैं, अल्पसंख्यक जहां पे सबसे ज्यादा आबादी है, मैं आपको बताती हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना 31% घर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में ज्यादा बनते हैं। आप सुनिए, जो प्रधानमंत्री किसान योजना है 33% लाभार्थी अल्पसंख्यक है ज्यादा अतिरिक्त। आप इस बात को समझिए, नफरत तब फैलती है जब बरगलाते हैं आप लोगों को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तो आप तारीफ करते हैं, उज्ज्वला योजना तो आप समझते हैं, 37% लाभार्थी है अल्पसंख्यक अतिरिक्त ज्यादा। इस बात को समझिए आप। नफरत तब फैलती है, यह आंकड़ा बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन मुझे दूसरों के भी पास में जाना है, ऐसा नहीं होता। नफरत तब फैलती है, ये राष्ट्रवाद का मंच कोई भाषण का मंच नहीं है, आप समझिए, तथ्यों के साथ में बात कीजिएगा। गीता भट्ट जी, आपको लगता है कि एक नए विक्टिम कार्ड के साथ में एक अलग तरह की राजनीति नजर आ रही है, यहाँ पर बरगलाने वाली एक अलग सियासत नजर आती है, लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है नहीं जानते। आपको लगता है कि अब एक अल्पसंख्यक के तौर पे एक नया विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है? गीता जी, देखिए विक्टिमहुड की जो ये राजनीति है, ये दुर्भाग्य है कि जो मुस्लिम समाज का जो नेतृत्व है वो समय समय पर इस विक्टिमहुड की जो राजनीति है इसके चक्रव्यूह में अपने लोगों को फंसाने का प्रयास करता है और उन्हें मुख्य धारा से अलग रखने का प्रयास करता है। जहां अभी इतना आंकड़ा आपने दे दिया, के शर्मा जी ने दे दिया, उत्तर प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के जो कानून है उसे लागू किया गया है। आप बार बार कहते हैं जो सेकुलर होने की बात कहते हैं, इससे बड़ा स्यूडो सेकुलरिज्म क्या हो सकता है कि आप अखलाक की बात करना तो याद रखते हैं, लेकिन डॉक्टर नारंग की किस बेरहमी से दिल्ली में हत्या करी गई थी, अंकित सक्सेना को कितनी बेरहमी से मारा गया था, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, उनकी बात आप नहीं करते हैं। तो आप जो ये सिलेक्टिव नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे आप अपने लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बात यह भी है कि लोगों ने उन्हें नकारा है, हमने देखा है। ऑल इंडिया MIM ने अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव विधानसभा के हुए 100 में से 99 लोगों की, उनके जो खड़े हुए थे चुनाव में, जमानत जब्त हुई। तो लोगों ने उन्होंने जिस प्रकार की राजनीति करने का वो प्रयास करते रहे हमेशा से, उसे नकारा है। आज वो भड़काऊ भाषण की बात कर रहे हैं और अपने ही छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के ने जिस प्रकार से कहा था 15 मिनट जरा पुलिस हटा के देखिए, आपको पता चलेगा फिर कि हम क्या करके दिखा सकते हैं। वो भूल गए हैं NTC
भी ये कि जिस प्रकार से बेंगलोर में जब उनकी रैलियां करी गई ऑल इंडिया MIM की और वहां जिस प्रकार के भाषण दिए गए थे जी, वो ये देखकर आपको जो इस देश में लोकतंत्र जो है, हमारा जो लोकतंत्र है, मैं कहूंगी एक हार्ड एंड लोकतंत्र है, उसके लिए हम सभी ने बड़े धैर्य से अपने लोकतंत्र को और अपने प्रशासन को, अपने संविधान को सेकुलर रखने का सबने प्रयास किया है। लेकिन आप उसमें एक जो माइनॉरिटी विक्टिमहुड को बार बार लाकर एक नया तुष्टीकरण का जरिया इन्होंने बना लिया है, ये तो जरूर बिल्कुल गीता जी कह सकती है। पवन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन जी नहीं, गीता जी को कम से कम थोड़ा विश्लेषण और कर लेना चाहिए, पढ़ाई और करिए, या तो आप राजनीतिक विश्लेषक बन जाइए या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। आपको विश्लेषण करना चाहिए हरिद्वार में किन लोगों ने संवैधानिक। पवन जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो आपसे सवाल पूछे या जो तथ्य बताए आपको वो दूसरी पार्टी का प्रवक्ता नजर आता है, चाहे वो एंकर हो या राजनीतिक विश्लेषक। जंतर मंतर पे कौन से लोग थे जो जिस तरह की गलत बयानबाजी कर रहे थे? जंतर मंतर पे कौन से लोग थे जो गलत बयानबाजी कर रहे थे? क्या आप वो सब भूल गए? क्या आपको पवन जी, आप जिस हरिद्वार की बात कर रहे हैं, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, एक्शन हुआ, 1857 जैसा ऐसा नहीं, जब अगर कार्रवाई करने की बात होती है, कार्रवाई होती है। आप ये बताइए कि आपके पार्टी के जिस तरह से अगर कार्यकर्ता या फिर नेता इस तरह का भाषण दे तो उन पर कार्रवाई होती है, तो आप विक्टिम कार्ड खेलने लग जाएंगे। लेकिन वही अगर हरिद्वार के भाषणों पर कार्रवाई होती है तब आप कुछ नहीं कहते। एक भी बात तरफा बयान क्यों? हरिद्वार में लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने के लिए, गृह युद्ध छेड़ने के लिए जिन लोगों ने धमकी दी है, उनके खिलाफ क्या मौलाना अली कादरी, क्या कार्रवाई हुई है? मौलाना साहब देखिए मैडम, जिसको हम नफरत के नाम से जान रहे हैं जी, ये हर दो तरफ हमको देखने की जरूरत है। और मैं कई चैनलों के माध्यम से ये बात कह चुका हूँ कि जिस तरीके से अब हमारे देश की बदनामी बाहर के मुल्कों में हो रही है, तो इसको खत्म करने के लिए हमको मुत्तहिद होना है। इसीलिए हम बारहा एक ही बात कह रहे हैं कि भाई जो ये खाई पैदा हो गई है इसको खत्म की जाए। देखिए, चाहे वो मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, योगी जी हो, जो कोई भी हो, इनको चाहिए कि मुसलमानों की जो धर्मगुरु है और जो अपर लीडरशिप है, इनके साथ में बैठ के संवाद करे कि भाई आखिर किस बात की शिकायत है। मौलाना अली कादरी, जब बातचीत हुई है शायद तभी इस जिस तरह से निर्देश दिए गए, सामंजस्य बैठाते हुए बहुत अच्छे से निर्देशों का पालन हुआ। लाउड स्पीकर, चाहे वो हिंदू समुदाय के हों या मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हों, इस बात को तो आप मानते हैं मौलाना अली कादरी? लगता है मौलाना अली कादरी जी का फ्रेम हमसे, वो शायद अब हमारे साथ में कनेक्टेड नहीं है, आ गए हैं। मौलाना अली कादरी जी, आप इस बात को तो मानते हैं धर्म गुरुओं के साथ बगैर संवाद के ये संभव नहीं होता? ना मैडम, मैं यही कह रहा हूँ ना कि इसको यूपी तक सीमित क्यों रख रहे हैं आप इसको सारे देश में लाइए ना। यही बात आपने यही बात तो मेरी सही आपने पकड़ी, यही बात कि जब उत्तर प्रदेश में ये लागू हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? राजस्थान में उसे क्यों एक अलग तरीके से, अलग चश्मे से देखा जा सकता है? कश्मीर में उसे अलग चश्मे से क्यों देखा जा सकता है? ये बात तो आप मानती हैं इफ्रा जान जी? देखिए, खुद मौलाना अली कादरी कह रहे हैं कि भाई अन्य प्रदेशों में भी तो वहां पे सामंजस्य बनाया जाए। इफ्रा जान, ना बनाया जाए। देखिए, इसीलिए तो मेरा पहले से ही सवाल था कि जब बुलडोजर आप चलाते हैं, आप मुस्लिम बहुल इलाकों में ही बुलडोजर क्यों चलाते हैं? अगर हमारी सरकार जो है वो पीस चाहती है, ना कि हमारे देश में सिविल वॉर चाहती है। मुझे एक बात बताइए इफ्रा जान, जहांगीरपुरी में नहीं, आपको थोड़ा सा फैक्ट ठीक करना जरूरी है। जहांगीरपुरी में आपको ये लगता है कि सिर्फ मुस्लिम आबादी रहती है? आपने देखा वहां पर गुप्ता जूस सेंटर पर बुलडोजर चला, आपने तब कुछ नहीं कहा। वहां पे एक झा का एक मकान था, वहां पे बुलडोजर चला, आपने तब कुछ नहीं कहा। राजस्थान के अलवर में कार्रवाई हुई, तब आपको नजर नहीं आया। मैम, आप बोल नहीं पाएंगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोल नहीं पाऊंगी अगर आप मेरे बीच में बोलते जाएंगे। मैं आपकी बात को थोड़ा दुरुस्त कर रही हूँ इफ्रा जान। जी, आप मेरी बात खत्म तो होने दीजिए, उसके बाद दुरुस्त कीजिए। जी, पहली बात मैंने कहा मुस्लिम बहुल्य इलाका, आप समझती हैं ना इसका मतलब? मध्य प्रदेश में जब बुलडोजर चलाए तो मुस्लिम बहुल्य इलाकों में बुलडोजर चलाए गए। जहांगीरपुरी जो है एक मुस्लिम बहुल्य इलाका है जहां बुलडोजर चला।
तो मेरा सवाल है कि हमारे देश में एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो तो हर कम्युनिटी और सोसाइटी में क्रिमिनल्स पाए जाते हैं, लेकिन स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो एक तरह के क्रिमिनल्स को क्यों सपोर्ट करती है, ये मेरा सवाल है। जयंत ठाकुर जी जो हैं, जो बीजेपी के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे, उन्होंने तो, जिन्होंने सड़कों पे लिंचिंग की थी, वो तो वहां पे चले गए और फूलों की माला उन लिंचिंग अक्यूज्ड लोगों को चढ़ा दी। ऐसे कैसे हमारे देश की बदनामी ये बीजेपी के कांस्टेंट सीनियर मिनिस्टर्स कर रहे हैं, और हर जगह हर सवाल उठ रहे हैं, यूएससीआईआरएफ में भी सवाल उठ रहे हैं। और बस एक पॉइंट है, गीता भट्ट जी जो है, इन्होंने कहा विक्टिमहुड खेलते हैं। भाई, आपने कार्रवाई की उस इंसान पे जिसके दोनों हाथ कटे हैं, उसका घर गिरा दिया और उसको स्टोन पेल्टर कह दिया। अब वो बेचारा बात करे तो कहे आप मुस्लिम विक्टिमहुड खेलते हैं। विक्टिमहुड तो सिर्फ कश्मीरी पंडित हैं तो वो विक्टिम हो सकते हैं, पाकिस्तान के हिंदू हैं तो आपने अपनी बात बोली तो मैं बोलूं बीच में? अब आपने अगर अपनी बात बोली तो मैं बोलूं बीच में? लेट मी फिनिश माय पॉइंट, लेट मी प्लीज फिनिश माय पॉइंट, प्लीज डू फास्ट। जब कश्मीरी पंडितों की बात होती है तब तो कोई नहीं कहता है विक्टिमहुड है। जब बांग्लादेश के हिंदुओं की बात होती है तब तो हम नहीं कहते हैं विक्टिमहुड है। जब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तब तो नहीं होता है विक्टिमहुड। ऐसा क्यों होता है? जब उत्तर प्रदेश के वो लोग बात करते हैं जिनके घरों पे बुलडोजर चला है, तब पंडितों को नरसंहार करके उनके घर से बेघर करके हटा दिया गया, तब आपको वो विक्टिमहुड नजर नहीं आया। अब अगर उनका दर्द दिखा दिया तब आप खुद विक्टिमहुड आप लेकर आ गई, तब आप खुद विक्टिम बन गई। एक सेकंड, आपने यूएससीआईआरएफ का जिक्र किया, आपको बाहरी, जिस तरह से मौलाना अली कादरी खुद कह रहे थे, आपने भी सुना कि यहाँ पर जिस तरह से बाहर के जो देश हैं वो उन चीजों में भारत में इन्वॉल्व होते हैं, आपको वो बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने अभी आपको भारत के आंकड़े दिखाए, आपको वो नजर नहीं आए। आप मुस्लिम बहुल इलाकों की बात करी, संविधान में कौन से इलाके चिन्हित किए गए हैं कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, ये क्रिश्चियन बहुल इलाका है, ये हिंदू बहुल इलाका है? बीजेपी की प्रवक्ता है, यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगी तो आपको बिल्कुल यही लगेगा, आपसे सवाल पूछूंगी तो आपको बिल्कुल यही लगेगा। आप बीजेपी की तरफ से भाषण दे रही हैं जी, क्योंकि आपसे सवाल पूछूंगी तो आपको बिल्कुल यही लगेगा। इफ्रा जान, के शर्मा जी, यहाँ आप पर भरोसा नहीं है। भारतीय, सुनिए जरा, भारत की सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है इफ्रा जान को। मैंने कब कहा? क्या आप मेरे मुंह में चीजें डाल आप यूएससीआईआरएफ के आप आंकड़ों की बात कर रही हैं, आपको उनके आंकड़ों पे भरोसा है? आपको जो आंकड़े भारत के, आपको उनके आंकड़ों पे भरोसा नहीं है? आंकड़ा कौन सा आंकड़ा? मैंने आपको बताया, आप रिपोर्ट्स की बात कर रही थी। के शर्मा जी, देखिए, हमें इस इफ्रा जान के भरोसे और ना भरोसे से कोई लेना देना नहीं है। मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये आए दिन बहुरूपियों की तरह अपना रूप बदलती हैं। कभी किसी की प्रवक्ता बनेगी, कभी कश्मीरी एजेंट बन जाए, कश्मीरी एक्टिविस्ट बन जाती है, कभी कुछ बन जाती। इन्होंने बार बार नफरत की बात की। मैं एक उदाहरण बताता हूं मात्र। ये वही महिला है जो जब धारा 370 और 35 से हटाया जा रहा था तो ये टीवी में खुले नंगा नाच कर रही थी, ये कह के कि वहां खून की नदियां बह रही हैं, लगातार झूठ बोलती थी। के साथ नहीं, प्लीज, बिल्कुल, ये फ्रेज है, ये फ्रेज है मैडम, ये कोई ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा शब्द नहीं। ये उसी तरह झूठ चिल्लाती थी टीवी पे बैठ के कि वहां पर कत्ल हो रहे हैं, वहां पर ये हो रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं, झूठ बोलती लगातार और लोगों को भड़काने का काम कर रही है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी बातों का कोई भरोसा के लायक ही नहीं है और इनकी कोई भी बात सुनने लायक नहीं, क्योंकि इनको तो भाषा की मर्यादा ध्यान रखिए। के शर्मा जी, इफ्रा जान प्लीज, थोड़े शब्दों की मर्यादा। आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, फैलाने के लिए माहिर है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये तो लगातार नफरत फैलाती रही, इसलिए इनकी बातों का कोई जवाब मुझे नहीं देना। मुझे जो जवाब देना है मैं वो बता रहा हूं। इनको दर्द फिर वहां है, दर्द फिर वहां है नैना जी, कि इनको तकलीफ ये होती है कि आज ये मुस्लिम वर्ग और हिंदू वर्ग ये आपस में मिलकर यदि उत्तर प्रदेश में एक मिसाल पैदा कर रहा और वहां कानून को सही रूप से अपनाया जा रहा है और दोनों में एक भाईचारा है, तो इन सबको खटक इस बात की लग गई है कि हम ऐसा यदि माहौल बन गया तो ये हमारे वोट बैंक का होगा क्या। और अभी मेरे समाजवादी मित्र यहाँ गा रहे थे कि 2006 का था, क्यों नहीं, तो भाई बीच में तो मायावती जी की भी सरकार थी, फिर आपकी भी सरकार थी,
आपने तो इसलिए नहीं किया क्योंकि आपका वोट बैंक जो है तुष्टीकरण की राजनीति आपकी फेल हो जाती, क्योंकि आपके ऐसी माइक हटा देते इनका। और आप तो उस लेवल के तुष्टीकरण करने वाले समाजवादी पार्टी हैं कि आप जो है मुजफ्फरनगर की दंगे के बाद कहते हैं कि यदि हम किसी को मुआवजा देंगे तो मुसलमानों को देंगे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आपको फटकार पड़ती है। आशुतोष जी कुछ कहना चाहेंगे? मौलाना अली कादरी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आशुतोष जी से रिएक्शन ले लेते हैं। आशुतोष जी, आप मुसलमानों की बात करते हैं, आपके नेता ये कहते हैं कि यदि कार सेवकों को उस समय यदि मुझे 10, 15 क्या 50 लोगों को भी मारना होता हिंदुओं मुझे लग रहा है तो भी मैं मार देता। इफरा जान अब हमारे साथ शायद नहीं है, डिबेट छोड़ के वो जा चुकी हैं। आशुतोष जी कुछ कहना चाहेंगे अगर आप सुन रहे हैं के शर्मा जी को? तो उनको सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए हमने आतंकवादी छोड़ना हम चाहते हैं। आशुतोष जी को आवाज जा रही है मेरी? देखिए नेहा जी, आपको तो बड़ी तकलीफ होगी। नहीं, बोल लेने दीजिए जितना बोलना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। बहुत देर बाद बोला क्योंकि कुछ समय नहीं मिल रहा था जी। देखिए मुझे लगता नहीं है कि कोई सब चीजों के लिए बहस करने की जरूरत है, क्योंकि इस देश को पता है कि अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई होगी तो फायदा किस राजनीतिक दल को होगा और उसका राजनीतिकरण किसको पसंद है। अभी हाल ही में एक यूएस गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली थी, इन द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, जी आप सबने पढ़ी होगी। उसमें इंडिया के लिए जो है रेड फ्लैग साइन दिया गया है कि वहां की स्थिति बहुत खराब। और हमारे देश की संस्था इंडिया स्पेंड ने कहा कि लगातार 2012 के बाद से जो हेट स्पीच उस पे वो रिसर्च कर रही है, उसने कहा कि लगभग 133 ऐसे बहुत ही खतरनाक मतलब बहुत ही संगीन हेट स्पीच हुई है इस देश में, जिसमें 90% 2014 के जी देखिए इंडिया स्पेंड के आप अगर डेटा यहाँ पर रख रहे हैं वो किस आधार पर उसकी गारंटी नहीं ली जा सकती, उसके आंकड़े कितने सही कितने गलत। लेकिन आपने जो एक बात कही आशुतोष जी कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करते हुए राजनीतिक दलों का यहाँ पे फायदा होता है, लेकिन आप समझिए जरा समाज का कितना नुकसान होता है। और यही बात मौलाना अली कादरी भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक राज्य तक क्यों, अन्य राज्यों तक क्यों नहीं। मौलाना अली कादरी आप भी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। जी मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था, जब मेरी बात डिसकंटिन्यू हो गई थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में जिस किस्म के हालात फिल वक्त कुछ लोगों की जानिब से बनाए जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे देश की छवि बाहर के मुल्कों में खराब हो रही है और वो इंटरप्ट हमारे पास करना चाहते हैं। तो ऐसे हालात को देखते हुए चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई पार्टी हो, ये सारों को ये चाहिए कि एक टेबल पर बैठे और ये सारे मसाइल को हल करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, जिस तरह से आप जिस देश की इमेज की बात कर रहे हैं, बल्कि रिपोर्ट्स, जब हमारे इस पूरे डिबेट में बार बार रिपोर्ट्स की चर्चा हो रही है, रिपोर्ट्स तो ये कहती है कि भारत पिछले कई दशकों के बाद में एक मजबूत स्थिति में आता हुआ नजर आता है। आपसी जो देश है उनके साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ मजबूत हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर माइनॉरिटीज पर जुल्म और ज्यादती हो रही है और उसकी बात जो बाहर हो रही है, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। चाहे किसी की भी गवर्नमेंट, लेकिन वो कैसे ठीक होगा? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी या फिर उनके पार्टी के जो तमाम नेता या और भी ऐसे कई अल्पसंख्यक नेता हैं, उनके जो भाषण आते हैं, बयानबाजियां सामने आती हैं, वही तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। कैसे उनकी फिर अब इमेज सुधरेगी? ना आपने कहा ना कि यूपी में धर्म गुरुओं के साथ बैठ कर के ये बात की गई, लाउड स्पीकर निकाले गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, योगी जी हो, जितनी भी हायर लीडरशिप है, ये सारे हिंदुस्तान के सूफियों को जमा करे, बात करे और ये जो खाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, ये खाई को खत्म करे। हम चाहते हैं हमारे मुल्क में अमन और शांति हो। ठीक है, इसका जवाब के शर्मा जी, जो यूपी वाला फॉर्मूला है वो पूरे देश में लागू क्यों नहीं हो सकता? क्या उसके लिए भी कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि कल ही एक और उदाहरण आपके सामने है नैना जी। एक तरफ जो धर्मगुरु जो अपील कर रहे थे, मुस्लिम धर्मगुरु, वो पूरे देश के मुस्लिम भाइयों के लिए अपील कर रहे थे। अब मुस्लिम भाइयों से कह रहे थे कि आपको रोड में नमाज आप मत पढ़िए, आप लाउड स्पीकर को कम रखिए। लेकिन ठीक दूसरी तरफ प्रश्न कहां खड़ा होता है? आप उदाहरण देखिए जयपुर का। जयपुर में दोनों तरफ सड़क बंद किया जाता है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, सड़कों को 1.5-2 घंटे बंद कर दिया जाता है और खुलेआम नमाज पढ़वाया जाता है, ये कहते हुए कि आप कुछ भी करो,
क्योंकि यहां पर कांग्रेस की जो है मुगलिया सरकार है और कांग्रेस की वो सरकार है जो डंके की चोट पर मुस्लिमों का तुष्टीकरण करेगी, और हम नहीं मानेंगे। हम लाउड स्पीकर भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मनवाएंगे। और उस समय जो है यहाँ पर बैठे किसी की जबान नहीं खुलती है, क्योंकि वो प्रशासन करवा रहा है। 30 सेकंड में बात उसी राजस्थान में ये कहता है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में ही बिजली दो। ठीक है आशुतोष जी। देखिए नेहा जी, पहले तो आपने बताया कि वो एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत रिलीजियस से बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो मैं चाहता हूँ आप तथ्यों की बात कर रही हैं, जरा हम लोग को भी पता चल जाए कि वो रिपोर्ट बिल्कुल, जब उस पर चर्चा होगी तो आशुतोष जी उस पर भी एक बहुत अच्छे से रिपोर्ट तैयार करके आप नाम तो बता दीजिए, हम बिल्कुल उस पर भी बिल्कुल चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे पता है आप बरगलाएंगे, उसको इधर उधर घुमाएंगे, लेकिन अभी जो जिस तरह से नफरत और भेदभाव और उसकी तुष्टीकरण का विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। पवन जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का ये जो मॉडल, ये जो फॉर्मूला है, आप अगर देश के अन्य इलाकों में लागू होता है, हैदराबाद में भी होता है, तो उसको स्वीकार करेंगे जहां सामंजस्य बैठाते हुए एक साथ अगर निर्णय लिया जाए? नहीं, ये मॉडल है क्या? ये मॉडल है क्या? मॉडल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसको बहुत साधारण रूप से अच्छे से पालन किया गया। जो यहाँ पर कोशिश की गई, क्या उसको भी मानेंगे एआईएमआईएम के नेता? नहीं, बात यहाँ मानने के लिए लीगल प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट 2005 की बात हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 2005 में डिसीजन आया, उसमें जो है डेसिबल की बात कही गई थी कि साउंड का लेवल क्या होना चाहिए। साउंड लाउड स्पीकर्स को उतारने या बाहर करने की बात उस पे नहीं है, यूज ऑफ लाउड स्पीकर की बात कही गई और उसका साउंड डेसिबल कितना होगा उसकी गाइडलाइंस थी। अब ये जो लाउड स्पीकर उतारने की जो नई राजनीति आ रही है, ये लाउड स्पीकर उतारने की नहीं है। इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में धर्म के आधार पर भय की बात है। शर्मा साहब बैठे हुए हैं, क्या उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी अपने हक और अधिकार को लेकर के रोडों पर उतर पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं के ऊपर जो जुल्म जातियां हुई उसको लेकर के उतर पाएंगे? क्या छात्रों के ऊपर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, क्या उसको लेकर के रोड पर उतर पाएंगे? प्रश्न ये है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर के क्या संवैधानिक जो अधिकार आर्टिकल 19 में मिले हुए हैं, क्या उनको लेकर के अपनी बात कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। उत्तर प्रदेश में भय का माहौल है, उत्तर प्रदेश में लोग डरे हुए हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो सहजता, वो सामंजस्य आपको नजर नहीं आएगा, बाकी अन्य लोगों को भी। और मुझे क्योंकि अब डिबेट को पूरा करना है, लेकिन जाते जाते आशुतोष जी मैं कहूंगी कि आप भी अगर इतना पढ़ रहे हैं तो प्यूर रिसर्च 2021 की जरा एक रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा, जिसमें खुद भारती कहते हैं कि उन्हें किस तरह से रिलीजियस फ्रीडम है। मैं चाहूंगी अगली बार हम इस पर डिबेट जरूर करें, लेकिन फिलहाल आप सभी मेरे साथ में जुड़े